एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक रामू था जो केले बेचता था और उसने अपने दोस्त सोनू को भी एक रेडी लेकर दी जिस पर सोनू सेब बेचने लगा। सोनू को परेशानी में देखकर रामू ने अपना कुछ जमा पैसा सोनू के लिए रेडी लेने में लगा दिया। रामू बहुत ही नेक दिल का था। तो दूसरी तरफ सोनू रामू की कमाई से जलता था। एक दिन वो दोनों अपने अपने ठेले लेकर फल बेचने निकलते हैं। देखते ही देखते रामू के पास भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसके आधे से ज्यादा केले बिक जाते हैं। फिर वो गांव में दूसरी तरफ बाकी केले बेचने जाता है। केले ले लो, केले वाले, केले ले लो। भैया मुझे केले दे दो, ताजे देना। केले ले लो। इस तरह दोपहर होने तक ही उसके सारे केले बिक जाते हैं और फिर रामू एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुकता है। चलो, सब केले तो बिक गए, आज राम प्यारी खुश हो जाएगी। अब खाना खा लेता हूँ। हाँ। जैसे ही रामू खाना खाने लगता है, कुएं से एक चुड़ैल निकलती है। बहुत भूख लगी थी, चलो आज खाने का इंतजाम तो हो गया। चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप ले लेती है। भैया मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। रामू के पास 4 रोटी होती है। वो उस लड़की को 2 रोटी दे देता है और 2 खुद खाने लगता है कि तभी एक भिखारी भी आ जाता है। बेटा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं। अल्लाह तुम पर करम करे बेटा, कुछ दे दो। रामू वो बाकी का खाना उस भिखारी को दे देता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। खाना तो अच्छा था, पर अब प्यास लगी है और ये कुआं तो सूख चुका है। कोई बात नहीं, ये लो, मेरे पास पानी है, तुम पी लो। और ये क्या, तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने? इतनी ठंड में तो तुम दोनों बीमार हो जाओगे। ऐसा बोलकर रामू अपने शॉल उस चुड़ैल औरत को दे देता है और अपना स्वेटर उस भिखारी आदमी को। अरे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? तुमने तो सारे गर्म कपड़े हम दोनों को दे दिए। नहीं, अब मैं बस घर ही जा रहा हूँ, पास ही में है, तुम चिंता ना करो मेरी। इतना बोलकर रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को दिन भर की कमाई देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह जी, आज भी सब केले बिक गए। दूसरी ओर सोनू जब रामू की खाली रेड़ी को देखता है तो अरे यार, ये केले तो रोज बेच आता है और मेरी तो कोई अच्छी कमाई होती ही नहीं। आज रात इसका ठेला ही तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे इतने पैसे कमाता है। हाँ। फिर रात होते ही सोनू ऐसा ही करता है, जाकर रामू का ठेला तोड़ देता है और अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह अरे मर गया रे, ये मेरा ठेला कैसे टूट गया। अब मैं कैसे केले बेचने जाऊंगा, कैसे अपने परिवार का गुजारा करूंगा। अजी पर ये टूटा कैसे? अब हम क्या करेंगे? हमारी तो कमाई का यही साधन था। अरे का हुई गवा भैया, देखो ना सोनू भाई, पता नहीं हमारा ठेला कैसे रातों रात टूट गया। ओहो, ऐसा कौन कर सकता है। चलो चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रामू परेशान होकर उसी कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे खाना दिया था और खुद भूखा ही रहा था। पर ये इतना परेशान क्यों है? चुड़ैल फिर से उस दिन की तरह एक गरीब औरत का रूप ले लेती है और रामू के सामने आती है। अरे क्या हुआ, तुम आज इतने दुखी क्यों हो? मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मेरा केले का ठेला पता नहीं कैसे पूरा टूट गया। अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? तुम चिंता मत करो, जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तुम घर जाओ, भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर रामू अपने घर चला जाता है। रामू के जाते ही चुड़ैल अपने डरावने रूप में आ जाती है। मैं जानती हूँ ये किसने किया।
दूसरी तरफ सोनू मन ही मन खुश था। अरे वाह 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 वाह, अब तो मेरे पास रेड़ी है। अब मैं सेब के साथ केले भी बेचूंगा। रामू की वजह से मेरी बिक्री कम होती थी। केला तो ले दिया इसने मुझे, लेकिन अपने ग्राहकों को मुझसे सेब लेने को कभी नहीं कहता था। अब आएगा मजा। ऐसा बोलकर सोनू जैसे ही घर के बाहर जाता है तो उसके सारे सेब सड़ चुके होते हैं और उसकी रेड़ी भी टूटी हुई होती है। अरे मर गया रे, ये किसने किया? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये सेब इतने महंगे थे, ये क्या हो गया? लगता है मेरे बुरे कर्मों का फल है। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल रामू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रामू बहुत डर जाता है। चुड़ैल, अरे अरे मर गया रे, मैं तो पहले से इतनी मुसीबत में हूँ, अब ये चुड़ैल। डरो नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसे तूने उस दिन खाना खिलाया था। फिर चुड़ैल उसे एक केले का पौधा देती है। ये लो पौधा, ये केले का पौधा मेरे जादू से एक ही रात में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तुम रखो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है चुड़ैल जी, धन्यवाद। मैं चलता हूँ अब। हाँ? रामू अपने घर जाता है और घर के पीछे के आंगन में वो केले का पौधा उगा देता है। अजी, ऐसा भी कभी होता है क्या कि एक रात में पौधा बड़ा हो जाए? वो चुड़ैल हमसे कुछ न कुछ मांगेगी बदले में, देख लो जी। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं, और लगा के देखते हैं इसमें कौन से हमारे पैसे लग रहे हैं। हाँ, सारे पैसे तो आपने अपने दोस्त सोनू के ठेले में लगा दिए थे। मैंने मना भी किया था आपको। कोई बात नहीं, जब हम समर्थ हैं तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं। अब चलो सोने चलें। अगली सुबह जब रामू उठता है तो घर के आंगन में जाता है तो देखता है कि उसके आंगन में केले का पौधा बड़ा हो गया है और उनमें कई सारे केले भी लगे हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल ही हो गया राम प्यारी। अरे वाह, ये तो सच में जादू है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर रामू पेड़ से केले तोड़ लेता है। जैसे ही रामू केले तोड़ता है तो वहाँ फिर से और केले उग जाते हैं। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर केलों को घर की चारपाई पर रखकर घर के बाहर से ही बेचने लगता है। सब केले बिक जाते हैं और रामू की बहुत कमाई होती है। राम प्यारी, ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। मैं उसका धन्यवाद देने उसके पास जा रहा हूँ। रामू और राम प्यारी दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। चुड़ैल जी, बाहर आओ, कुएं से बाहर आओ। पर चुड़ैल नहीं आती। फिर रामू वापस चला जाता है और धीरे धीरे केले बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। बड़ा घर बना लेता है और गाड़ी ले लेता है। गरीबों की बहुत मदद करता है। लोगों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना जैसे अच्छे काम करता है। तभी सोनू भी वहाँ आता है और रामू से अपने किए की माफी मांगता है। रामू, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। उस दिन तेरा ठेला मैंने ही तोड़ा था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनू को ऐसे फटे हाल देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है। वो उसे खाना और कपड़े और कुछ पैसे देता है। कोई बात नहीं, ये लो, अब तुम्हें खाने और कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। रामू उसे माफ कर देता है। फिर एक छोटी सी लड़की वहाँ आती है। अंकल, मुझे भी खाना दो ना। मेरी मम्मी ने आपके बारे में मुझे सब बताया है। आप बहुत अच्छे हो। तुम्हारी मम्मी मुझे कैसे जानती हैं? चलो, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। वो जंगल में रहती हैं। वो लड़की रामू और राम प्यारी को जंगल ले जाती है। वो रही मेरी माँ। वो औरत वही चुड़ैल होती है। चुड़ैल जी, आप यहाँ हो? मैंने आपको कितना ढूंढा। देखो, आज मैं जो भी हूँ,
वो आपकी वजह से ही हूँ। मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं। वो केले का पेड़ तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपका ये हाल कैसे? ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो तुम आज खुश हो। दरअसल एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है, तभी मैं यहाँ पर आकर छिप गई और अब मेरी शक्तियाँ भी उसने खत्म कर दी। मैं लाचार और बेबस हूँ। ये मेरी बेटी है, इसकी वजह से मैं मुक्त भी नहीं हो पा रही। एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी, तब से मेरी बेटी अकेली है। अच्छा, तो ये बात है। आप चिंता मत करो, आज से मैं आपकी बेटी को गोद लेता हूँ। शायद इसीलिए हमें भगवान ने आज तक बे औलाद रखा। जी हाँ, सही कहा आपने। कितनी प्यारी बच्ची है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। बेटी, तुम अपना ध्यान रखना और एक अच्छी बच्ची बनना। चुड़ैल खुश हो जाती है और मुक्त होकर चली जाती है। भजनपुर नाम का एक गांव था जहां एक बड़ा मोची वाला भूत रहता था। उस भूत के पास एक बहुत अच्छी जादुई शक्ति थी। वो गांव की एक बड़ी सी गुफा में रहता था। उसने गांव के लोगों को बहुत तंग कर रखा था। वो हर हफ्ते गांव वालों से एक गांव वाले की बलि मांगता था। बदले में गांव वाले उससे हर हफ्ते एक जादुई जूता बनवाते थे। वो जादुई जूता गांव की एक हफ्ते की आर्थिक समस्या सही कर देता था। मोची वाला भूत ऐसे ही कोई जादुई जूता नहीं बनाता था। जिस भी गांव वाले को वो बलि के लिए बुलाता था, वो उसे मार कर उसकी चमड़ी से जूता बनाता था। जैसे ही गांव वाले उस भूत से वो जादुई जूता लेते, वैसे ही वो उसे गांव के बीचों बीच रख कर जला देते। और जैसे ही सारे गांव वाले अपने घर की ओर जाते, तो देखते कि उनके खेत की फसल अच्छी तरह उगनी शुरू हो जाती थी और उन सभी के घर में एक हफ्ते का खान पान, रोटी सब्जी और पैसा रखा होता था। एक बार उस गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वो भटकती भटकती उस गांव में आ गई थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए ना तो घर था ना जमीन। वो गांव के कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी भरने के लिए आई। क्या हुआ अम्मा, यहाँ परेशान क्यों बैठी हो? अरे बेटी, मैं भटकती भटकती इस गांव में आ पहुँची हूँ और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्यों अम्मा, तुम्हारा कोई बेटा या बेटी नहीं है क्या जो यहाँ अकेले बैठी हो? मेरे बेटे ने मुझसे सारी जायदाद छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और वो मेरा इकलौता बेटा था। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को न देना। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, इसमें सोचना क्या, आप हमारे गांव के सरपंच से जाके मिल आओ। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपकी इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। चलिए, मैं आपको अपने साथ उनकी हवेली ले जाती हूँ। हाँ बेटा, ले चल मुझे उनकी हवेली। अब तो वही एक आखिरी रास्ता है मेरे पास। फिर वो औरत उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर सरपंच की हवेली पहुँच जाती है। सरपंच जी, जरा इस बूढ़ी औरत की परेशानी सुन लीजिए। अरे बेटी, आ रहे हैं। निक रुको तो सही। हाँ, अब बोलो कि इस बूढ़ी औरत की परेशानी सुनूं। सरपंच जी, मेरी परेशानी सुनिए। मेरे पास रहने को घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, एक आना पैसा भी नहीं है। आप ही बताइए क्या करूं मैं? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपकी परेशानी। अब तो एक सुझाव है। क्या सुझाव? आपको हमारे साथ एक गुफा में चलना होगा। वहाँ पर एक मोची वाला भूत रहता है जो जूता बनाता है। इस हफ्ते आप वो जूता ले लेना और उसे गांव के बीचों बीच रख कर जला देना। फिर आपको आपका घर मिल जाएगा बिना मेहनत किए। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले हफ्ते सरपंच और सारे गांव वाले उस बूढ़ी औरत को और अपने साथ एक गांव वाला बलि के लिए गुफा के अंदर ले जाते हैं। आ गए मेरी बलि लेकर। अब की बार थोड़ा हट्टा कट्टा सा लाए हो ना, पता है ना, अच्छी बलि उतने अच्छे से समस्या भी हल होगी गांव की। हाँ, आपके लिए अब की बार अच्छी बलि लाए हैं। अब बस अब की बार वो जादुई जूता इस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, अब लाओ मेरी बलि। गांव वाले एक मोटे से आदमी को
गुफा में मोची वाले भूत के पास भेज देते हैं। बूढ़ी औरत को ये सब कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो इस बारे में सरपंच जी से बात करती है। सरपंच जी, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सभी गांव वाले इस आदमी को अकेले गुफा के अंदर क्यों भेज रहे हैं? अरे अम्मा जी, ये जाएगा तभी तो जादुई जूता मिलेगा। अच्छा आओ, रहने दीजिए, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब तो आप इसी गांव में रहेंगी ना, फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा। तब तो वो बूढ़ी औरत चुप हो जाती है। फिर अगले दिन वो देखती है कि उसके घर के बाहर 2 आदमी उस मोची वाले भूत की बातें कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर छिपकर उनकी बातें सुन रही होती है। अरे भाई, उस मोची वाले भूत की वजह से एक समस्या और खड़ी हो गई। क्या भाई, कौन सी समस्या? मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अरे भाई लोग, तुमने देखा नहीं कैसे वो भूत एक एक करके हर हफ्ते एक गांव वाले की बलि ले लेता है। गांव की कितनी आबादी तो कम हो चुकी है। हाँ भाई, इस समस्या पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ऊपर से जिस गांव वाले की बलि लगती होगी, उस गांव वाले के घर वाले उसके लिए कितना परेशान हो जाते होंगे। हाँ भाई, सही कहा। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, चलो सरपंच जी से इस बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। और वो दोनों गांव वाले सरपंच के घर की ओर निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत को सब कुछ समझ आ जाता है। हे भगवान, ये लोग हर हफ्ते एक गांव वाले की बलि चढ़ाते हैं, और वो भी एक जादुई जूते के लिए। अगर इन्हें कोई न मिला तो एक दिन ये मुझे बलि के लिए भेज देंगे। अब मैं क्या करूं? फिर वो बूढ़ी औरत उन गांव वालों के पीछे पीछे उनकी और सरपंच की बातें छिपकर सुनने जाती है। वो बूढ़ी औरत एक दीवार के पीछे छिप जाती है और उन सब की बात गांव वाले सरपंच को सारी समस्या बता देते हैं। अच्छा, ये बात है, मैं समझ गया। बात तो सोचने वाली है, और इसका हल भी मैं जल्द ही निकाल लूंगा। हाँ सरपंच जी, हर हफ्ते अगर हम बलि के लिए एक गांव वाला भेजते रहेंगे, ऐसे पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। हाँ, बलि भेजना भी मुसीबत है, और अगर जादुई जूता नहीं मिला तो भी मुश्किल। अच्छा, एक काम करते हैं, हम उस गांव वाले को बलि के लिए भेजा करेंगे बेरोजगार हो, जो कोई काम न करता हो, और जो घर में अकेला रहता हो, उसका कोई परिवार वाला ना हो। ऐसी तो सिर्फ एक गांव वाली है। कौन? अरे वो ही सरपंच जी, वो जो नई नई आई है गांव में, वो बूढ़ी औरत। हाँ, वो भी सही है। अगले हफ्ते उसे ही भेजेंगे बलि के लिए। ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और फिर वो घबराती घबराती अपने घर चली जाती है। और फिर अगले हफ्ते सारे गांव वाले उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं और उससे बलि की इजाजत मांगते हैं। ना भाई ना, मैं बलि के लिए नहीं जाऊंगी। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, जान की कुर्बानी है, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अच्छा होगा आप हमारे साथ चुपचाप चल लें, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे। बूढ़ी औरत बहुत मना करती है, पर वो सब नहीं मानते और उसे खींचकर गांव से ले जाते हैं। तभी पीछे से एक नौजवान लड़का आता है और बोलता है, रुको सब, कहाँ ले जा रहे हो उस बूढ़ी औरत को? ए छोरे, कौन है तू? इस गांव में कैसे आया? हाँ, क्यों हमारे काम में बाधा बन रहा है? लगता क्या है तू इस बूढ़ी औरत का? मैं अभिनव हूँ, और मैं इस बूढ़ी औरत का बेटा हूँ। मैं अपनी माँ को बचाने आया हूँ। मुझे सब पता चल चुका है। तुम सब क्या करने जा रहे हो? बूढ़ी औरत अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और फिर वो बेफिक्र हो जाती है कि उसके साथ अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अभिनव उन गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता, और वो गांव वाले बूढ़ी औरत को गुफा के अंदर भेज देते हैं, और पीछे से छिपकर अभिनव भी आ जाता है। मोची वाले भूत के पास जाने से पहले वो अपनी माँ से मिलने जाता है। मेरा बच्चा, तू आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं। मुझे पता है तू मुझे कुछ होने नहीं देगा। हाँ माँ,
मैं आ गया हूँ। मैं तेरी ममता समझ चुका हूँ। अपना पछतावा करने के लिए और तुझसे माफी मांगने के लिए मैं यहाँ आया था, तो मुझे तेरी बलि के बारे में पता चला। अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, बस तू एक काम कर, उस मोची वाले भूत से बातों बातों में तू ये पता कर कि वो भूत कैसे बना, और पत्थर के पीछे से छिपकर मैं तुम दोनों की बातें सुनूंगा। अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगी। और फिर अभिनव छिप जाता है और बूढ़ी औरत उस मोची वाले भूत के पास चली जाती है। अरे वाह, आ गई मेरी बलि। अरे ये बलि वली छोड़ो, पहले तुम ये तो बताओ कि पूरा गांव तुम्हें मोची वाला भूत करके बुलाता है। तुम्हारे इस नाम का राज क्या है? तू क्या करेगी जानकर? अरे भाई गुस्सा मत हो, और वैसे भी मुझे तो तुम मारने वाले हो ना, तो मारने से पहले मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो और बता दो कि तुम्हारी कहानी क्या है। अच्छा चल ठीक है, मैं बताता हूँ। भूत बनने से पहले मैं एक मोची था। मैं इसी गांव में काम करता था। मुझे जूते बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैं गांव वालों के जूते बनाता था, उन्हें पॉलिश करता था और टूटी फूटी चप्पलों को जोड़ता भी था। भगवान की दया से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। गांव वाले अच्छी रकम में पैसे भी देते थे, पर कोई भी गांव वाला मुझसे तमीज से बात ही नहीं करता था। गांव वाले बोलते थे कि मैं तो गांव वालों के गंदे गंदे जूतों को हाथ लगाकर ठीक करता हूँ, और तो और मैं एक छोटी सी गंदी सी झोपड़ी में रहता हूँ। कोई भी मुझसे इज्जत से बात ही नहीं करता था, और इससे मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे घर के बराबर में एक सब्जी वाला रहता था, वो भी मुझसे बहुत जलता था। वो सोचता था कि मैं मोची होकर इतना धन कमा रहा हूँ, और वो एक सब्जी वाला अच्छा खासा काम करके भी इतना धन नहीं कमा पा रहा। मैं जब भी उससे सब्जी लेने जाता था, वो या तो मुझे भगा देता था या मुझे गली सड़ी सब्जी दे देता था। एक दिन मैं अपनी परेशानियों से दुखी होकर इस गुफा में आ गया, और तभी गांव में एक जोरदार भूकंप आ गया, जिसकी वजह से एक बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया और मैं मर गया। फिर क्या हुआ? मोची वाला भूत अपनी कहानी बताने में इतना मगन हो गया कि उसने ये तक बता दिया कि उसकी जान किस में बसी है। फिर क्या, मैं एक बहुत बड़ा भूत बन गया। फिर सारे गांव वाले मुझे देखने के लिए इस गुफा में आ गए। गांव वालों से बदला लेने के लिए मैंने उनसे एक सौदा कर लिया कि तुम सब हर हफ्ते मुझे एक गांव वाला बलि के लिए देना, और बदले में मैं तुम्हें एक जादुई जूता बना के दूंगा। जादुई जूते के लालच में आकर सारे गांव वालों ने ये सौदा स्वीकार कर लिया, पर वो ये नहीं जानते थे कि मैं एक एक करके सारे गांव वालों को मारकर इस पूरे गांव को खाली कर दूंगा। जब सारे गांव वाले गुफा से निकल गए तो मैंने देखा जो जूता मैंने पहन रखा था वो जूता अभी तक मेरे पैरों में है। जब ये जूता मेरे पैरों से निकल जाएगा तब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अभिनव ये बात सुनकर जंगल में से एक लकड़ी पर आग लगाकर गुफा के अंदर आ गया, और उसने मोची वाले भूत के पैरों में आग लगाकर अपनी माँ को लेकर गुफा के बाहर आ गया, और वो मोची वाला भूत चला गया। अब वो मोची वाला भूत यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आप लोग आओ, अब आप सब सुरक्षित हैं। सभी गांव वाले अभिनव को बहुत शुक्रिया कर रहे थे। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के लालच में आकर घर से निकाला और तुम बेसहारा हो गई। अब मैं समझ गया हूँ कि लालच बुरी बला है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरे बच्चे। अभिनव अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है